हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे हमने फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग एंड मास्टरिंग म्यूचुअल फंड्स, ये दोनों कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। सो अगर ये कोर्सेज को आपको सब्सक्राइब करना है तो स्टॉक ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड आपको 4,000 रुपए का डिस्काउंट ये कोर्सेज पे मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये कोर्सेज हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। आशा करूंगा आप जरूर उनको सब्सक्राइब करोगे। आज की ताजा खबर की शुरुआत तो हमें यूएस मार्केट्स के साथ ही करनी होगी। जिस तरीके से कल यूएस मार्केट्स गिरे फ्रॉम 3.57% टू 4.76%, ये ब्रॉडर लेवल पे करेक्शन है। इवन S&P 500 जैसा ब्रॉडर इंडेक्स भी 4% के ऊपर गिरा है। सो डेफिनेटली कंसर्न्स जो है यूएस मार्केट्स में वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली क्या है? इन्फ्लेशन के कंसर्न्स। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या डबल डिजिट क्रॉस करेंगे और उसकी वजह से जो एग्रेसिवनेस शायद फेड को लेना पड़ेगा फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक्स कुड बी मोर लीथल, ऐसा लग रहा है। एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स इतना ज्यादा निगेटिवली यहाँ पे रिएक्ट करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। उसका इंपैक्ट इंडिया पे होगा क्या? डेफिनेटली उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी होगा। SGX निफ्टी भी वही सजेस्ट कर रहा था। एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक SGX निफ्टी की लेटेस्ट फिगर नहीं आई है, बट जो 2:40 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से SGX निफ्टी दिखा रहा था वो 200 पॉइंट नीचे दिखा रहा था। तो ऑब्वियसली यूएस मार्केट्स के फॉल का कैस्केडिंग इंपैक्ट इंडिया पे होगा ही होगा। वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो अब यूएस मार्केट्स के साथ जब ये निगेटिविटी ओवरऑल फैल चुकी है तो उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है। वो क्या होता है? नॉर्मली जब भी मार्केट्स बहुत ज्यादा गिरते हैं ना, ऐसे मतलब विदाउट ऑयल रीजन, तब ऑयल भी उस मार्केट के साथ गिर जाता है। और वही यहाँ पे हुआ है। कल $114 पर बैरल पे ऑयल के प्राइसेस थे, आज वो $108 पर बैरल पे ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे वो नीचे गया है। देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मार्केट में आज है ना, वो है क्रूड ऑयल। अब वैसे माना जा रहा है कि रशिया से जो सप्लाई है ऑयल का वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और हमें वो ऑयल मतलब डिस्काउंट पे मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस यहां से नहीं बढ़ाए गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। एक्चुअली वो कम होने चाहिए यहां से, बिकॉज हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन्फ्लेशन जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस और उसका इम्पैक्ट पेट्रोल और डीजल पे जो है, LPG पे जो है, उसकी वजह से होता है। तो यहाँ अगर सस्ते में कुछ चीजें मिल रही है तो उसका अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट हम पे हो सकता है तो हमने डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड पास ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। ऑन दिस रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट को ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी एक रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा। एटलीस्ट 6,500 लाइक्स का रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के लिए करता हूं। सो जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतना ज्यादा वीडियो का रीच बढ़ता है। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि प्लीज लाइक का जो रिक्वेस्ट है या फिर टारगेट रिक्वेस्ट है वो 6,500 की है। अब यूएस मार्केट के बारे में फिर से थोड़ा सा और देखते हैं। तो यूएस की जो 10 ईयर जिससे यील्ड है वो 2.87% पे है, यानी कल के कंपैरिजन में ये नीचे गिरी है। इट मींस डिमांड फॉर जिसेक हैज इंक्रीज्ड, so a lot of institutional investors have again might have invested into US GSEC and that's why yield has gone down। जब डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की तो वहां पे उस चीज मतलब सिक्योरिटी की प्राइस बढ़ जाती है और इंटरेस्ट रेट, अगर वो डेट सिक्योरिटी है तो इंटरेस्ट रेट वहां पे नीचे आ जाते हैं। इंडिया की 10 ईयर जिससे यील्ड थोड़ी सी स्टेबल लग रही है 7.35% पे। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, इन्फ्लेशन के नंबर जैसे जैसे आएंगे उसके हिसाब से ये यील्ड्स ऊपर जा सकती है। रिमेंबर वन थिंग, WPI इन्फ्लेशन हमने 17 साल के हाई लेवल पे देखा है, दैट इज एट 15.08%। नॉर्मली जब WPI इन्फ्लेशन आ जाता है उसके बाद 1-2-3 महीने के बाद वी स्टार्ट सीइंग द CPI इन्फ्लेशन आल्सो इंचिंग अप। एंड दैट्स व्हाई RBI ने जो 40 बेसिस पॉइंट का हाइक किया था तो उनको पता था कि अप्रैल में क्या इन्फ्लेशन आने वाला है एंड दे डिड। सो मैं उसको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव तो नहीं बोलूंगा, प्रोएक्टिवनेस वो होगा कि अब WPI हमने 15.08% पे देख लिया है ना, एक्सपेक्टेशन मार्केट के ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं। सो शायद पास ऑन करना वुड बी क्वाइट इजी। सो होपफुली जून में और एक बड़ी रेट हाइक RBI की तरफ से आ सकती है। आई डोंट नो वेदर इट विल बी 0.25% और 0.5%, बट अगर मुझे क्या सही लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे
50% की रेट हाइक इस बार होनी चाहिए। सो जो कोविड के दौरान जो 1.15% की रेट कट्स आरबीआई ने दी थी, वो वापस जल्द से जल्द आरबीआई ने ले लेनी चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड नाउ। सो आरबीआई की तरफ से ये एक्शन टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड गवर्नमेंट की तरफ से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थोड़े से कम करना, ये दो एक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होता है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम, तो वो जो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का रहेगा और उसमें अगर हम उलझ गए, so then it will be a little medium to long term story इन्फ्लेशन की हो सकती है, which could be hazardous to our India growth story। ये हमने यहाँ पे समझना होगा। सो देखते हैं क्या क्या होता है आरबीआई की तरफ से। इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज एट 106%। कल ये 102-103% के बीच में भी जा सकता है, यानी कि मार्केट आज करेक्ट होने की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ द यूएस मार्केट फॉल। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अगर निफ्टी 50 का हम देखते हैं तो 20.09 पे है एंड सेंसेक्स का है 22.21। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, रुपीज एट 77.63 पर डॉलर। तो रुपी फिर से एक बार थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है। दिस इज आई थिंक क्लोजिंग ऑल टाइम हाई है कल के हिसाब से अगर हम देखते हैं। डॉलर इंडेक्स इज एट 103.55। डॉलर इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल, थोड़ा ऊपर गया ऐसा लग रहा है। यूएस मार्केट्स तो मैंने बात की आपको, इन्फ्लेशन के जिटर्स की वजह से ये डाउन है। अब एक न्यूज में पढ़ रहा था, एक्चुअली दिस इज अ गुड न्यूज। बहुत सारे लोग इससे डिसअपॉइंट हो सकते हैं, बट बिलीव मी दिस इज अ गुड न्यूज फॉर रिटेल इन्वेस्टर। आई विल जस्ट रीड आउट फर्स्ट एंड देन विल ट्राई एंड एक्सप्लेन। सो SEBI's lens on retail participation in F&O segment, worried about inexperienced investors burning their fingers and they may regulate their participation। तो अगर आप लोग F&O में ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे जिस तरीके के फॉल्स या फिर लॉसेस हम रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियोज में देख रहे हैं या फिर अकाउंट्स में देख रहे हैं, सो सेबी इज वरीड अबाउट दीज थिंग्स। तो यही होना था। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम एंड F&O ट्रेडिंग इज अ वेरी लीथल जीरो सम गेम। वहां पे मतलब लिटरली लोग लुट जाते हैं। और याद रखिएगा 99% of the retail traders are going to lose their money or they are going to burn their fingers in F&O. Only 1% will win and these 1% are very sharp. They are full-time traders. They are not doing it on a tip। और किसी यूट्यूबर ने बोला है या फिर किसी ट्विटर हैंडल ने बोला है या फिर मुझे कोई नोटिफिकेशन आया है इसलिए मैंने वहां पे F&O किया है। नॉर्मली इनसे ही वो जीतते हैं। ये समझना होगा हमें, सेबी को यही नहीं चाहिए। जिस तरीके से रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, आई स्टिल रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ नितिन कामत, जो उनको अच्छा नहीं लगता है कि F&O में रिटेल इन्वेस्टर्स, रिटेल ट्रेडर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट दैट्स देयर मेन इनकम सोर्स and that's why he always says that I don't know till what time it will continue and that's why he doesn't want to go public or bring investors, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स इन दैट। सो यहाँ पे जो चीजें है ना, तो सेबी का ध्यान हर एक चीज पे है। ऐसा मत समझिए कि सेबी विल नॉट गेट इन्वॉल्व, दे विल गेट इन्वॉल्व एंड दे विल रेगुलेट ऑल्सो, दैट्स व्हाट दे हैव सेड। सो इट्स अ गुड न्यूज, बिलीव मी। बहुत सारे लोग शायद डिसहार्टन हो सकते हैं, बट इट्स अ गुड न्यूज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल ट्रेडर्स, जो मार्केट में 99% ऑफ द टाइम्स दे लूज देयर मनी। तो उनके लिए ये अच्छी चीज है। अब बात करते हैं आउटवर्ड रेमिटेंसेस के बारे में। सो लास्ट ईयर FY22 में ऑल टाइम हाई आउटवर्ड रेमिटेंसेस हुई है। LRS स्कीम जो आपको पता है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जो होती है, उसके अंडर $19.61 बिलियन बाहर जा चुके हैं, इंडिया से बाहर जा चुके हैं। मेजर रीजंस क्या है उसके? अब्रॉड ट्रैवल, घूमना फिरना, और एजुकेशन। ये दो मेजर रीजंस है, जिसमें एक बंदा $2.5 लाख, $2,50,000 रेमिट कर सकता है फॉर देयर आर सम रीजंस लाइक ट्रैवल के लिए या फिर अब्रॉड इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टमेंट्स के लिए, गिफ्ट के लिए, मेडिकल असिस्टेंस टू क्लोज रिलेटिव्स के लिए, एजुकेशन के लिए। तो ये सारी चीजें उसमें आती है। तो इसमें ऑलमोस्ट $20 बिलियन बाहर जा चुके हैं। सो आई जस्ट होप दैट कि ठीक है, ट्रैवल वगैरह के लिए समझ सकते हैं, बट एजुकेशन रिलेटेड चीजें अगर इंडिया में भी बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव हो गई तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बचाया जा सकता है। ये एक ब्रेन ड्रेन का भी एक सिस्टम है,
जहां से लोग यहाँ से निकल के बाहर चले जाते हैं और वहीं पे बस जाते हैं। सो अल्टीमेटली ये टैलेंट पूल अगर इंडिया में ही रहेगा और इंडिया को सपोर्ट करेगा तो मुझे लगता है आई थिंक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज हो सकती है। इट कुड बी माय पर्सनल ओपिनियन, नॉट नेसेसरीली सबको वो सही लगे या ठीक लगे। अब आरबीआई की तरफ से बात करेंगे। सो आरबीआई ने बैंक्स को बोला है टेक प्रोएक्टिव मिटिगेटिंग मेजर्स बिकॉज देयर विल बी अ ग्लोबल टर्म ऑयल। सो ग्लोबल इवेंट्स जो हो रहे, रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर यूएस में जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो या फिर यूके में भी ऑलमोस्ट 40 साल के हाई लेवल पे इन्फ्लेशन जा चुका है, 9% का वो रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर सामने आ चुका है। सो डेफिनेटली वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी हो सकता है। वैसे माना देखा जाए तो जिस तरीके से एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, एनपीएस कंट्रोल हुए हैं, बैलेंस शीट्स इंप्रूव हुई है कॉर्पोरेट्स की, तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन अ वेरी पॉजिटिव वे फॉर इंडिया, बट वी नीड टू बी रेडी। सो अगर रिक्वायरमेंट आती है, अगर सिचुएशन खराब होती है तो गेट रेडी टू इन्फ्यूज मोर कैपिटल ऐसा भी, या फिर गेट रेडी टू रेज मोर कैपिटल ऐसा बैंक्स को आरबीआई ने यहाँ पे बोला है। सो ये एक प्रोएक्टिव मेजर बैंक आरबीआई की तरफ से बैंक्स को सजेस्ट किया गया है। लुक्स लाइक बैंक्स विल आल्सो एक्ट ऑन दैट एट राइट अप्रोप्रिएट टाइम, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करेंगे, बिकॉज पीएसयू बैंक्स को कैपिटल के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, बट प्राइवेट बैंक्स कैन रेज देयर कैपिटल फ्रॉम द मार्केट्स। देयर इज नो नीड कि इन्फ्यूजन वहां से मतलब गवर्नमेंट से आना होता है। सो आई थिंक दैट इज वन थिंग। इंडिया के जो सीईए है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर नागेश्वरन जी, तो उन्होंने बोला है इंडिया इज बेटर प्लेस्ड अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज फॉर बोथ फॉर पोर्टफोलियो एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? मतलब अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज मतलब बाकी की इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है उसके कंपैरिजन में इंडिया बहुत बढ़िया प्लेस्ड है। फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो एफआई का पैसा होता है, जो एफआर वाला पैसा, शॉर्ट टर्म या हो सकता है कभी लॉन्ग टर्म भी, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सो एफडीआई यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल जो आता है, कमिटमेंट होता है, इट्स लाइक अ मैरिज हम बोल सकते हैं। सो दोनों कैपिटल के लिए इंडिया इज बेटर प्लेस कंपेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज। देखिए ये फेनोमेना चल रहा है, इन्फ्लेशन हाई लेवल पे चल रहा है, रिसेशन की बातें चल रही है, आउटफ्लोज यूएस में हो रहे हैं, यूएस का डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। अच्छा ये फर्स्ट टाइम हो रहा है क्या? नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इन लास्ट 13-14 ईयर्स ऑफ माय करियर में ये चौथी बार होते हुए देख रहा हूं। उसके बावजूद मतलब मैंने मार्केट सेंसेक्स 9000 पे भी देखा है और मैंने सेंसेक्स 61,000 पे भी देखा है। तो आप समझ सकते हो थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग, साइकिल्स विल कीप ऑन रिपीटिंग। हमारा काम है एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म व्यू लेके अपने पोर्टफोलियोज डेवलप करते रहना, फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से, सिस्टमैटिक वे से अपने पोर्टफोलियोज बिल्ड करते जाओ, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते जाओ। शॉर्ट टर्म के मार्केट फ्लक्चुएशंस में ज्यादा हमें अटकना नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू लेके अपने पोर्टफोलियोज को डिजाइन करते रहना है और उस पाथ को फॉलो करते रहना है। सो इसीलिए मतलब इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। अब इसी के बारे में बात करेंगे तो कल एसआईपी ने भी इंडिया की ग्रोथ के फोरकास्ट कम किए फ्रॉम 7.8% टू 7.3%। रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज ऑफ द रिटेल इन्फ्लेशन व्हिच इज इंक्रीजिंग, वो उनका कहना है, प्लस यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ऑयल के प्राइसेस अगर ज्यादा ही रहते तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे होगा। वी आर नॉट डिनाइंग दैट, but this is not the end of the world. So keep following your passion, keep following your investment thought process, keep following your financial planning process. मुझे लगता है you will be a successful investor at the end of this decade. मतलब by 2030 I think you will be at much better position अगर आप ये follow करते रहोगे। These are events which will keep on happening, but this is not the end of the world. ये हमने यहाँ पे समझना चाहिए। बट दिखाया जा सकता है कि भाई दुनिया खत्म हो रही है। सो प्लीज मतलब हमने दुनिया खत्म होने वाला इवेंट ऑलरेडी 2020 में देख लिया, दुनिया खत्म नहीं हुई, वी आर स्टिल ग्रोइंग, सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। देख लीजिए मार्च 2020 की सिचुएशन और देख लीजिए मई 2022 की सिचुएशन। थिंग्स हैव एक्चुअली इंप्रूव्ड अ लॉट, नॉट फ्रॉम जस्ट pandemic side but from the economic activity side and even markets point of view also। तो सारी चीजें back to normal से आ रही है, तो उस एंगल में these are events which will keep on happening, we need to face them and follow our process। आईटीसी के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं कल और रिजल्ट्स अच्छे हैं।
मतलब बेटर देन एस्टिमेट से, मतलब सो एनालिस्ट लोगों के एस्टिमेट से अच्छे है, सो शायद अच्छे तरीके से रिएक्शन मिल सकता है। 12% से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रो हुआ है। 4191 करोड़ रुपीस का ये प्रॉफिट है। नॉन मतलब सिगरेट जो एफएमसीजी बिजनेस है उनका, उसके मार्जिन 9% पे नजर आ रहे हैं। पूरे साल के वो 9.2% पे एबिटा मार्जिन। तो थिंग्स आर इंप्रूविंग, दे आर गोइंग इनटू डबल डिजिट। अगर वहां जाएंगे, वहां से अच्छी ग्रोथ देंगे, सो देन री रेटिंग इज पॉसिबल। मुझे ऐसा लगता है, लुकिंग एट द करंट मार्केट सिचुएशन, री रेटिंग हैज ऑलरेडी हैपेंड। हम 200 रुपए पे वो स्टॉक देखते थे, आज 260 के ऊपर वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मार्केट 15% से नीचे गिर चुका है, स्टिल द स्टॉक इज अप बाय 30% फ्रॉम इट्स 200 लेवल। तो थिंग्स हैव हैपेंड। सो in a way, a kind of re-rating has happened in the ITC. We cannot deny that. So raw material का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा इस कंपनी पे भी, वो भी हम डिनाई नहीं कर सकते, but things are actually improving for ITC, there is no doubt. Tata Consumer, Tata's in buyout talks with 5 consumer brands. कल मैं रिलायंस के बारे में देख रहा था, ऑलमोस्ट 30 निश ब्रांड्स के साथ उनके डिस्कशन चल रहे हैं। टाटाज आर आल्सो इन डिस्कशन विद 5 कंज्यूमर ब्रांड्स। मुझे लगता है एक बहुत ही एग्रेसिव वे से ये रिटेल प्ले, कंज्यूमर प्ले, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्ले, कंज्यूमर गुड्स वाला प्ले चल रहा है। सो आई थिंक एवरीबडी नोज दैट ये मार्केट इतना बड़ा है और डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना ज्यादा है। सो एक अर्निंग की विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल जो नजर आ रहा है इन बिजनेसेस में, ये बहुत ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग विद दीज बिग कंपनी, फ्रॉम दीज बिग कंपनीज द प्लान्स आर कमिंग आउट। और एक न्यूज है रिगार्डिंग सोरिंग हीट, जो है ये जो हीट वेव है और उसके ऊपर पावर के आउटेजेस जो है, उसके चक्कर में डिमांड फॉर सोलर पैनल्स एंड गीजर्स इन दिल्ली, इन बेंगलुरु एंड पुणे ये बहुत ज्यादा नजर आ रही है। सो भले ही कुछ भी हो, बट आई थिंक ये अगर चीजें इंप्रूव होती रहेंगी ना, ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट्स अ गुड थिंग। सो डिपेंडेंसी ऑन टिपिकल जो ये कोल बेस्ड पावर है, अगर हम कम करते जाएंगे तो दैट वुड बी रियली गुड। और इसमें 2 स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, नॉट अ सजेशन, टाटा पावर एंड बोरोसिल रिन्यूएबल्स। दोनों जगह मतलब टाटा पावर सोलर मतलब पावर रिलेटेड इसमें काफी आगे है। स्पेसिफिकली इंडिविजुअल जो घरों पे बैठते हैं उसमें भी दे आर क्वाइट फोकस्ड। एंड बोरोसिल तो ऑटोमेटिकली उसका एक बहुत बड़ा सप्लायर है, सो उसको भी उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।